मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका शुभ गुजरे। चलिए शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेकर। ओम गणेशाय नमः। चलिए। क्योंकि बाबू ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य वर्धन पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या और कोई एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, तो दोस्तों यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का ज़्यादातर समय पढ़ाई के कंटेंट को इकट्ठा करने में ही निकल जाता है। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं रोज़ कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके सामने लेकर आता हूँ। इन वीडियोज़ में मैं सिर्फ एमसीक्यूज़ ही नहीं बल्कि उन एमसीक्यूज़ का 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूँ। दोस्तों, मैं वही चाहता हूँ जो कि हर एक यूट्यूबर आपसे चाहता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए, मेरा कंटेंट पसंद आए, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। दोस्तों, अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेते हैं तो मैं इस बात की आपसे गारंटी ले सकता हूँ कि पूरे दिन भर के जो भी मेजर इवेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा, उनकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको मालूम चल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको दे रखी है। आप मुझे यहाँ पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरा जो कंटेंट रहता है वो बेसिकली डिफरेंट सोर्सेज से रहता है। द हिंदू से मैं कंटेंट को उठाता हूँ, स्टडी आईक्यू से मैं कंटेंट को उठाता हूँ और दृष्टि से बेसिकली मैं कंटेंट को उठाता हूँ। और मेरा मानना है कि अगर आप इन तीनों सोर्सेज को रिलीजियसली फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है दोस्तों, वो तो कहीं पर भी नहीं जाने वाला। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन आउट कर दूंगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको दे ही दिया है और जो भी आपकी क्वायरी हो तो मैंने मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दे रखी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रिसेंटली द टर्म रोसेटा स्टोन वॉज इन द न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, अ स्टोन रिलेटेड विद एंशियंट इजिप्ट। दोस्तों, आप ये जो इमेज देख पा रहे हैं ये बेसिकली इमेज है रोसेटा स्टोन की। दोस्तों, ये जो रोसेटा स्टोन है वो बेसिकली इजिप्ट का स्टोन है, लेकिन इसको यूके के म्यूज़ियम में फ़िलहाल ये रखा हुआ है। आप सबको पता है कि अपने भारत का जो कोहिनूर डायमंड है वो भी बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही रखा हुआ है। सेम उसी तरीके से दोस्तों, ये जो रोसेटा स्टोन है ये भी इजिप्ट से बिलोंग करता है, लेकिन फ़िलहाल ये यूके के म्यूज़ियम के अंदर रखा हुआ है। हाल ही में दोस्तों, इजिप्ट हिस्टोरियंस वांट द यूके टू रिटर्न द 2000 ईयर ओल्ड रोसेटा स्टोन। दोस्तों, हाल ही में ही जो इजिप्ट के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने यूके की गवर्नमेंट को ये बोला कि हमारा ये जो रोसेटा स्टोन है ये बेसिकली आप हमें वापस कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी एक तरीके से विरासत है। क्योंकि दोस्तों, ये जो रोसेटा स्टोन है ये बेसिकली 2000 ईयर्स ओल्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्टोन 2000 साल पुराना है वो डेफिनेटली
अपनी वैल्यू कंटेन करता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है। इट इज़ अ लार्ज स्टोन स्लैब। आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक लार्ज स्टोन स्लैब है विद इंस्क्रिप्शंस ऑन इट। मैं इस इमेज को जूम करता हूँ, आपको ढंग से दिख रहा होगा कि ये जो है ये वाइट वाइट वाइट, ये बेसिकली दोस्तों इंस्क्रिप्शंस है। ये इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है इजिप्ट लैंग्वेज के अंदर। सो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि रोसेटा स्टोन क्या है, जो कि हाल ही में ही चर्चा में रहा। तो रोसेटा स्टोन बेसिकली इजिप्ट का स्टोन है जो कि यूनाइटेड किंगडम के म्यूज़ियम के अंदर रखा हुआ है। अब दोस्तों ये है वर्ल्ड का मैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अपना रेड सी, लाल सागर जिसको कहते हैं, और ये जो कंट्री है दैट इज़ इजिप्ट। इजिप्ट की दोस्तों कैपिटल है कायरो, और इजिप्ट के जस्ट ऊपर आपको मेडिटेरियन सी भी दिख रहा होगा। और जब इजिप्ट के अपन इस तरफ चलेंगे तो ये है अपना महान देश भारत, और इजिप्ट के जो पड़ोसी देश है दैट इज़ सूडान है, लीबिया है, फिर आप यहाँ पर इज़राइल देख पा रहे हैं, ऊपर टर्की है, और ऊपर जाएंगे तो ये ब्लैक सी है। उसके बाद दोस्तों ये यूक्रेन है और ये रशिया है। सो आपको इजिप्ट की लोकेशन भी आई होप क्लियर हो गई होगी कि इजिप्ट कहाँ पर है। ध्यान रखिएगा कि रोसेटा स्टोन क्या है, किस कंट्री से बिलोंग करता है और कौन सा देश उसको लेकर गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री इज होस्टिंग मानेसर एंटी टेरर 2022 एक्सरसाइज। दोस्तों इसका राइट आंसर है इंडिया। अपना महान देश भारत मानेसर एंटी टेरर 2022 एक्सरसाइज की मेज़बानी करेगा। मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज इज़ अ मल्टीलेटरल जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज। दोस्तों ये जो मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज है ये बेसिकली एक जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज है। जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज इज एन एनुअल काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज हेल्ड अंडर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये जो जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज है ये बेसिकली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एक पार्ट है दैट इज़ रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, उसी का ही पार्ट है जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज। आप इसको यूँ समझिए, मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज की मेज़बानी इंडिया कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज किसका पार्ट है, जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज, दूसरी बात। तीसरी बात, जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज किसका पार्ट है दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है। अब दोस्तों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी वीडियो में बताया था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका बेसिकली हेडक्वार्टर है दोस्तों बीजिंग के अंदर, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की ही एक बॉडी है जिसका नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो ये जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है इसका हेडक्वार्टर दोस्तों ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। अब दोस्तों ये जो मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज है इसको होस्ट कौन करेगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड दैट इज़ NSG इज होस्टिंग द जेट मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज। दोस्तों इस इमेज के अंदर आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख पा रहे हैं। SCO बेसिकली फाउंड हुआ था 2001 के अंदर। इसका एम है रिजॉल्व बॉर्डर इश्यूज़, फाइट टेररिज्म, बोल्स्टर रीजनल सिक्योरिटी एंड काउंटर अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। नीचे आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये जो 8 कंट्रीज़ है ये 8 कंट्रीज़ SCO का मेंबर है, और 2023 के अंदर ईरान जो है दोस्तों वो भी SCO का मेंबर बनने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि करंटली SCO के अंदर बेसिकली आपके 8 मेंबर नेशंस है, और 2023 के अंदर ईरान जो है वो इसका नया मेंबर बनेगा। सो आपको ध्यान रखना है मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज की मेज़बानी इंडिया कर रहा है। दूसरी बात विच यू शुड रिमेंबर इज़ मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज इज़ अ पार्ट ऑफ जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज। सेकेंड थिंग, द थर्ड थिंग विच यू शुड रिमेंबर इज़ दैट ये जो जेट है जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, and regional anti-terrorist structure that is RED is a separate body of SCO. Understand?
एंड मैं आपको बता चुका हूँ कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग के अंदर है। फाउंड हुआ था 2001 के अंदर। 8 नेशंस बेसिकली इसके मेंबर है और जो 9th मेंबर है वो बनेगा दोस्तों ईरान 2023 के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। महाकालेश्वर टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर टेम्पल जो है बाबा भोलेनाथ का मंदिर है और सबको पता है अपने भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है। उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकालेश्वर भी एक टेम्पल है दोस्तों। आप सबको पता है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल एक्सटेंशन, दैट इज़ महाकाल लोक कॉरिडोर। हाल ही में ही दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने महाकालेश्वर टेम्पल जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, इसका पहला फ़ेज़ लॉन्च किया है और इस पहले फ़ेज़ का नाम रखा गया है महाकाल लोक कॉरिडोर। एम क्या है दोस्तों इस महाकाल लोक कॉरिडोर को बनाने का? कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान हो सके, एक्सपेंशन हो सके, ब्यूटिफिकेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स इस जगह पर विज़िट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो इमेजेस हैं इन इमेजेस के अंदर आपको महाकाल लोक कॉरिडोर दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा इतना अच्छा मोदी जी ने ब्यूटीफाई करवाया है और ये जो महाकाल लोक कॉरिडोर है दोस्तों, ये पूरा 750 करोड़ 750 CR का ही बेसिकली पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका स्पेशल अटेंशन रहे इस क्वेश्चन के ऊपर। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सी ड्यूटी इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आती है। तो दोस्तों, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी, बट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो आपको ध्यान रखना है कि टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रशिया के संविधान से ली गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने अगर एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के अंदर है दोस्तों। एंड ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। बहुत बार ऐसा होता है कि यूपीएससी क्वेश्चन दे देता है कि किस कमेटी के बेसिस के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो दोस्तों स्वर्ण सिंह कमेटी वो कमेटी है जिसने कि ये रिकमेंडेशन दी थी कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बनाना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। आप सबको पता है इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, तो उसी के ही द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है नंबर के अंदर एंड ये आर्टिकल 51A के अंदर आती है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये वाला, दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिसिएबल नहीं है और फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसिएबल है। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल का क्या मतलब हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिसिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, सो यू हैव द पावर टू अप्लाई इन सुप्रीम कोर्ट। तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट अप्लाई कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। बट इफ़ एनी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ योर्स इज़ वायलेटेड, आपके पास कोई पावर नहीं है दोस्तों कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट अप्लाई कर सकें।
तो ये होता है नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट के पास जाके कि भाई मेरी ये पर्टिकुलर ड्यूटी जो है वॉयलेट हो रही है तो आप इस पर ध्यान दो। नहीं, कोर्ट ये बोलेगा कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए थी। कोर्ट ये बोलेगा कि भाई नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो आई होप आपको पता चल गया होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपन ने कहाँ से ली। पार्ट 4A के अंदर मेंशन है कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने किया था, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये इंट्रोड्यूस करी गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। हु विल बिकम द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ आवर कंट्री? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों DY चंद्रचूड़। ये जिन इमेज के अंदर आप व्यक्ति को देख रहे हैं ये है दोस्तों DY चंद्रचूड़। यही है जो कि इंडिया के नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है दोस्तों इंडिया के, वो है UU ललित। चलिए अपॉइंटमेंट के बारे में देख लेते हैं CJI के। दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको बेसिकली प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंदर दोस्तों इंडिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन चीफ जस्टिस का नॉमिनेशन करते हैं। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट फॉर द नेक्स्ट CJI। फॉर एग्जांपल अभी करंटली इंडिया के चीफ जस्टिस है UU ललित। तो UU ललित साहब ने ये बोला है कि नेक्स्ट CJI जो बनेंगे वो बनेंगे DY चंद्रचूड़ जी। तो जो भी दोस्तों करंट का चीफ जस्टिस होता है वो ही नेक्स्ट CJI को रिकमेंड करता है कि अगला चीफ जस्टिस ये व्यक्ति बनना चाहिए। दोस्तों ये जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, रिमूवल होता है, ट्रांसफ़र होता है, ये सारा का सारा काम कोलिजियम सिस्टम के थ्रू किया जाता है। और ये जो कोलिजियम सिस्टम है ये कोई पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बना, बल्कि कोलिजियम सिस्टम इज़ इवॉल्व्ड थ्रू जजेस केस। आपने दोस्तों 3 जजेस केस का नाम सुना होगा, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। तो इन्हीं तीनों जजेस को कंबाइन करके जो रिजल्ट आया वो बना कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम कंसिस्ट CJI एज अ हेड एंड अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों ये जो कोलिजियम सिस्टम है इसके अंदर बेसिकली एक तो CJI होते हैं जो कि हेड होते हैं और 4 अदर जजेस होते हैं। तो ये CJI और 4 अदर जजेस ही मिलकर नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं और बाद में प्रेसिडेंट आर्टिकल 124 की मदद से चीफ जस्टिस को नॉमिनेट करता है। आई होप कि आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। करंट CJI है UU ललित, नेक्स्ट बनेंगे DY चंद्रचूड़। कोलिजियम सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत इनको नॉमिनेट करते हैं। यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट की इमेज भी देख रहे हैं जो कि दिल्ली के अंदर है। कोलिजियम सिस्टम क्या है, कोलिजियम सिस्टम में कितने जजेस होते हैं, 3 जज केस क्या है। आई होप कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर। रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक रुपी वॉज इन न्यूज़, विच बैंक विल इंट्रोड्यूस इट। तो दोस्तों हाल ही में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि हम जो है इलेक्ट्रॉनिक रुपी लेके आने वाले हैं। दोस्तों एक्सप्लेनेशन पार्ट में आप देख रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल सून कमेंस लिमिटेड लॉन्चेस ऑफ ई-रुपी। तो दोस्तों सबसे पहला फैक्ट तो आपको ये ध्यान रखना है कि UPSC हो सकता है ये क्वेश्चन दे दे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि वो बहुत ज़्यादा ई-रुपी को लॉन्च करेंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिमिटेड लॉन्चेस ऑफ ई-रुपी के लिए बोला है। ध्यान रखना है, ई-रुपी को लॉन्च करेगा RBI लेकिन लिमिटेड वे में। ई-रुपी इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, CBDC और डिजिटल करेंसी। ई-रुपी को आप जो है डिजिटल करेंसी बोल दीजिए, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी बोल दीजिए। नीचे मैंने आपको डेफिनेशन भी दे रखी है। ई-रुपी इज़ अ डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक
फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अब डिजिटल करेंसी का मतलब क्या होता है? आपके पास जो नोट होता है आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसको हाथ में उठा सकते हैं, वो बेसिकली आप उसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक रुपये होता है दोस्तों, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप फील नहीं कर सकते, वो आपको दिखेगा नहीं। समझ गए? अब दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक रुपये या CBDC को क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा। क्रिप्टो करेंसी एकदम ही अलग कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक रुपये एकदम ही अलग कॉन्सेप्ट है। तभी मैंने नोट करके पॉइंट डाला है, और जो भी नोट हो इसका मतलब है वो स्टार पॉइंट है आज की क्लास का। दोस्तों, इट इज़ डिफरेंट विद क्रिप्टो करेंसीज बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज आर अनरेगुलेटेड वाइल दे विल बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक रुपये जो है उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसीज होती है वो बेसिकली अनरेगुलेटेड होती है। मतलब अगर आपका रुपये के अंदर कोई नुकसान हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, तो बैंक जिम्मेदार है। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी में आपको कोई दिक्कत हो गई तो आप किसी को भी नहीं पकड़ सकते। ये बेसिक सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा रुपये और क्रिप्टो करेंसी के बीच में। एक बात, सेकंड फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर इज़ दैट कौन सा बैंक रुपये को लॉन्च करेगा? दैट इज़ RBI। एंड अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या और किसी देशों ने भी रुपये को लॉन्च किया है? तो बिल्कुल, हाल ही में ही जमैका ने अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है जिसका नाम है JAMDEX। तो दोस्तों, हाल ही में ही जमैका ने अपनी एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है जिसका नाम है JAMDEX। आई होप कि आपको सेशन में मज़ा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द FIFA Under-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 हैज़ स्टार्टेड? किस देश के अंदर FIFA Under-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है? तो इसका राइट आंसर है इंडिया। इंडिया के अंदर दोस्तों FIFA Under-17 स्टार्ट हो चुका है। FIFA 2022 जो होगा दोस्तों, वो होगा बेसिकली कतर के अंदर। ध्यान रखिएगा, FIFA 2022 का जो आयोजन होगा वो होगा कतर के अंदर। एक फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो FIFA का मैच होगा, इसको बेसिकली दोस्तों स्पॉन्सर कौन करेगा? इसको स्पॉन्सर करेगी इंडियन कंपनी, दैट इज़ बायजूस। बायजूस इंडियन कंपनी है दोस्तों, और बायजूस जो है वो FIFA 2022 जो कि कतर के अंदर होने वाला है उसको स्पॉन्सर करेगी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियोस और मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो का, इस PDF का जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन आउट कर दूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं। मैंने पहली स्लाइड में आपको मेरी इंस्टाग्राम ID भी दे दी है, और आपकी जो भी क्वायरी है वो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल ID भी दे रखी है। दोस्तों, आज अपन ने FIFA वर्ल्ड कप के बारे में जाना, फिर अपन ने ये जाना इलेक्ट्रॉनिक रुपये क्या है, फिर अपन ने ये जाना कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे, फिर अपन ने थोड़ी बहुत जानकारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में ली, फिर अपन ने महाकालेश्वर टेम्पल, महाकाल लोक कॉरिडोर के बारे में जाना, फिर अपन ने दोस्तों मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज के बारे में जाना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई कि कैसे SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने SCO के अंदर मेंबर्स हैं, ईरान 2023 के अंदर ज्वाइन करने वाला है, ये बातें मैंने आपको बताई। और सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो रोसेटा स्टोन है वो बेसिकली इजिप्ट का है और यूनाइटेड किंगडम के म्यूज़ियम में फ़िलहाल रखा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ जाए। थैंक यू।